क्या ट्रंप का जिनपिंग वाला रवैया अमेरिका की साख को बर्बाद कर देगा? एक और जहां ट्रंप ईरान को लेकर खामेनेई से भिड़े हुए हैं, तो वहीं ग्रीनलैंड को लेकर भी आर पार के मूड में हैं। ट्रंप की जबरदस्ती और यूरोप की ना से बड़ा व्यापारिक युद्ध शुरू होने वाला है, जो अमेरिका और यूरोप को पूरी तरह बांट सकता है। दरअसल ट्रंप ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने के लिए 8 यूरोपीय देशों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की। इस फैसले से नाटो गठबंधन और वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े संकट के संकेत मिल रहे हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर डेनमार्क के ग्रीनलैंड नहीं बेचा तो वे यूरोप पर भारी व्यापारिक प्रतिबंध लगाएंगे। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड का उनके नियंत्रण में होना जरूरी है। ट्रंप ने घोषणा की है कि यदि 1 फरवरी 2026 तक इस पर समझौता नहीं हुआ तो डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों से आने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगेगा, जिसे जून तक 25% तक किया जाएगा। हालांकि ट्रंप को ग्रीनलैंड पर बड़ा झटका लगा। यूरोपीय संसद ने बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर रोक लगा दी। ट्रंप ने टैरिफ ऐलान के बाद ईयू ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बड़ा सवाल यहां पर यह कि दुनिया में कई देशों से तनातनी के बीच क्या अमेरिका का यूरोप से पंगा लेना भारी पड़ गया? क्या ट्रंप सब कुछ बर्बाद करके ही मानेंगे? इस मुद्दे पर हम खास मेहमानों से चर्चा भी करेंगे और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो थ्योरी ये बनती नजर आ रही है कितनी खतरनाक ये थ्योरी है, किस तरीके से ये थ्योरी जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है वैश्विक पटल पर। और चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ ज्योतिषी हैं आचार्य सैवी सिंह जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं देवनाथ जी आपसे करना चाहूंगा। देवनाथ जी, मैं स्थितियों को आपसे समझना चाहूंगा, जो स्थितियां ये बनती नजर आ रही हैं, इन स्थितियों को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या यहां पर आप अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती हुई देख रहे हैं या विश्व के जो दूसरे देश हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि अमेरिका इस वक्त यूरोपीय यूनियन, नाटो और अगर एशिया देशों को लेकर बात करें, उनसे लगातार जो है अपने रिश्तों को खराब कर रहा है। हाँ अभिषेक, ट्रम्प जिस तरह से रोज रोज नए नए बयान दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है जिस तरह से दुनिया भर के देशों को रोज नए नए तरीके से टैरिफ का भय दिखा रहे हैं, तो शायद अमेरिका ही अपनी मुश्किलात को बढ़ा रहा है। ये जो पैंतरा उन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर दिखाया है, ये तो यूरोपियन यूनियन और नेटो के देश हजम नहीं कर पा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही यूरोप के देश, नेटो के देश ट्रंप के सबसे बड़े अमेरिका के सबसे बड़े मित्रों में गिने जा सकते हैं। अमेरिका अगर रूस के सामने मजबूती से खड़ा रहा है पिछले 70-80 साल से, वह क्योंकि यूरोप के देशों ने आंख बंद करके हर तरह से अमेरिका का साथ दिया है। अब जो ट्रंप ने कह दिया है कि वो यूरोप के देशों के ऊपर 10% टैरिफ लगाएगा, इससे यूरोप के सारे देश अचंभित हैं, भयभीत भी हैं। 10% टैरिफ लगा रहे हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, नेदरलैंड, फिनलैंड। ये सारे देश तो हमेशा से ऐसे रहे हैं जो कि नाटो के अडिग सहयोगी रहे हैं। एक और चीज जो है कि अब ये देश जो हैं डेनमार्क के सपोर्ट में हैं, इन्होंने ग्रीनलैंड में अपनी फौजी छोटी छोटी टुकड़ियां भी भेज दी हैं, जो कि छोटी छोटी टुकड़ियां हैं, सिंबॉलिक हैं। एक महत्वपूर्ण चीज जो ट्रंप के सुर में पिछले एक दिन से बदलाव आया कि पहले ट्रंप कह रहे थे कि वो हथियारों के बल पर यानी जोर आजमाइश करके ग्रीनलैंड को गपचिया जाएंगे, लेकिन पिछले 24 घंटे से बोल रहे हैं वो ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। तो अभिषेक थोड़ा सा जी उनका टोन नरम हुआ है। जी जी बिल्कुल। सैवी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, और जिस तरीके से 2026 में वर्ल्ड वॉर 3 का जिक्र किया गया, आप किस तरीके से ग्रहों की चाल को देखते हैं सैवी जी? क्या स्थितियां और विपरीत होती हुई नजर आ रही हैं आगे? बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन अभिषेक जी। एंड अभी मैं ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी को सुन रही थी और उन्होंने शुरुआत ही बहुत अच्छे से बोली कि जैसी चीजें अभी ट्रम्प कर रहे हैं और जैसे डिसीजंस वो अपने लिए ले रहे जी हैं या वो देश के लिए ले रहे हैं, वो अपने आप को और देश दोनों के लिए ही जो अपनी मुसीबतें हैं वो बढ़ाते हुए जी नजर आ रहे हैं।
देखिए, यहाँ पे दो चीजें मैं स्पष्ट तरीके से बोलना चाहती हूँ। बहुत बारी ये चीज पहले भी बोली गई कि ट्रम्प जो है वो टैरिफ के मुद्दे पे कुछ बदलाव ले आएंगे, वो चेंज कर देंगे, वो अपनी जो स्वभाव है उसमें विनम्रता ले आएंगे। और मैंने बार बार बोला था कि ऐसी चीजें आपको देखने को अभी कुछ समय तक नहीं मिलने वाली हैं, और उसका रीजन उनकी ग्रह दशा जो है वो साफ तरीके से दिखाती है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, अभी इस टाइम पे आप देखेंगे कि वो उनके जो आसपास के देश हैं, ग्रीनलैंड और साथ के साथ में पेरू, मेक्सिको, अलास्का, ये सभी जो देश हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो अपना दबदबा जो है वो बनाने का प्रयास करने वाले हैं। इसका रीजन ये है कि जब हम ट्रम्प के न्यूमरोलॉजिकल चार्ट को देखते हैं 2026 के साल में, तो उसका जो टोटल अंक आता है वो अंक 3 आता है, बृहस्पति। और जी बृहस्पति का मतलब है एक्सपेंशन। तो इस साल ट्रम्प की जो पूरी रणनीति है या जो पूरी सोच है वो यही है कि मैं अपने वर्चस्व को, अपने दबदबे से मैं कैसे अपनी कंट्री को और एक्सपैंड करूं, भूमि के द्वारा, लैंड के द्वारा। क्योंकि 2083 का जब संवत बदलेगा तो उसमें मंत्री की भूमि पे मंगल आ जाएंगे, जो कि सेनापति यानी कि डिफेंस के कारक और भूमि दोनों के कारक ग्रह माने जाते हैं। और जब ये दोनों कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं, इस बार विश्व पटल पर जितनी भी लड़ाइयां आपको देखने को मिलेंगी उसमें कहीं ना कहीं भूमि विवाद जो है वो एक बहुत मुख्य रोल प्ले करने वाला है। तो हर किसी के मन में यही होगा कि हम कैसे इस लैंड को कैप्चर कर ले, हम कैसे इसे अपने देश का हिस्सा बना ले, अपने देश में शामिल कर ले। इस तरीके की वजह से ये जो विश्व स्तर पर आप देखने वाले हैं, ऐसी लड़ाइयां बहुत बढ़ती हुई नजर आएंगी। जी दूसरी चीज, अभी जो दशा चल रही है, अगर हम ट्रम्प की विशेष करके बात करते हैं, उनकी गुरु में बुध की दशा चल रही है। और गुरु जो है वो उनके अष्टम भाव के लॉर्ड होके उनके सेकंड हाउस में वक्रीय हैं। वो जो भी बोलते हैं, सेकंड भाव वाणी का भाव है। वो रात को कुछ फैसला लेते हैं, सुबह वो उस फैसले को बदल देते हैं, उसमें इंस्टेबिलिटी, जी अस्थाई जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा उनके निर्णयों में इंस्टेबिलिटी रहने वाली है। और इसी वजह से बार बार वो देखेंगे कि वो जहां पर भी, जिस भी जगह पर ट्रम्प घुसेंगे, जिस भी वॉर का हिस्सा वो बनेंगे, उसे वो अपने फायदे के लिए एस्केलेट करते हुए ही आपको नजर आने वाले हैं। तो इसी वजह से अभी जो उनकी ग्रह दशाएं हैं, जो प्लैनेट्स के गोचर हैं और जो ट्रांजिट्स हैं, वो जाहिर तौर पर ये दिखा रहे हैं कि अभी बहुत जो लड़ाइयां हैं वो अभी रुकने नहीं वाली हैं। इनफैक्ट देश विदेश में आपको विद्रोह की स्थितियां जो है वो और बढ़ती हुई नजर आएंगी। एक समय ऐसे आने वाला है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि जिसमें मंगल, केतु और साथ के साथ में शनि, ये तीनों ग्रह जो है वो सिंह राशि से गोचर जी करेंगी। जी और इस जी समय के दौरान विशेष करके ये जो टाइमिंग रहने वाली है, ये 17 फरवरी ऑनवर्ड शुरू होगी, जिसमें आप देखेंगे कि मास प्रोटेस्ट जो है अमेरिका में होने वाला है। यानी कि लोग जो है वो सड़कों पे उतर आएंगे और बहुत ज्यादा जान माल की हानि। और क्योंकि सिंह राशि अग्नि तत्व राशि मानी गई है, तो इस समय के दौरान प्रोटेस्ट में आगजनी होना, लोगों की जान चली जाना, इस तरीके की चीजें भी अमेरिका को फेस करनी पड़ेंगी। और ट्रम्प के लिए ये साल जो है वो उनकी हेल्थ के लिए, उनके ऑल ओवर अगर मैं साल को कहूं, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत इजीली वो अपना टेन्योर जो है वो एज अ प्रेसिडेंट पूरा करते हुए मुझे नजर आते हैं। जी तो ये तो उनके लिए समय आ रहा है, उनकी कठिनाइयों को बढ़ाते हुए जी डेफिनेटली नजर आएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल सहवी जी, मतलब कठिनाइयां जो हैं बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन इस बीच यूके देवनाथ जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि यूरोपीय यूनियन, नेटो, सबको एक साथ ट्रंप ने चुनौती दे रखी है। इस चुनौती को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये चुनौती अमेरिका पर ही भारी पड़ती नजर आएगी, या अमेरिका, नेटो, यूरोपीय यूनियन और जो अन्य देश हैं उनके ऊपर भारी पड़ता नजर आएगा? हाँ अभिषेक, ट्रंप ने जो यूरोपियन यूनियन के ऊपर ये अजीब सा दबाव डाला है जी ग्रीनलैंड को लेकर, इससे यूरोपियन कंट्रीज में एक स्ट्रेस तो डेफिनेटली आएगा। जी यूरोप के सारे देश, 27 देश हैं, सब नेटो के मेंबर हैं। जी नेटो के ये जो मेंबर हैं ये सब आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि नेटो का तो रोल बड़ा क्लियर कट है कि सारे के सारे देश मिलकर रूस का सामना करना चाहते हैं अमेरिका की मदद से। ऐसे में अगर नेटो में तो एक नियम ही है, चार्टर 5 उनका बोलता है कि अगर कहीं से भी नेटो के किसी भी एक देश पर हमला होता है, तो वो हमला जो है वो नेटो के सारे देशों पर हमला माना जाएगा और नेटो के सारे देश रेस्पॉन्ड करेंगे। तो अगर हम नेटो के चार्टर 5 का इंटरप्रिटेशन देखें,
तो अमेरिका अगर ग्रीनलैंड को टेक ओवर करने की कोशिश करता है हथियार का इस्तेमाल करके, फिर तो नेटो के जो देश हैं सारे देशों को एक साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ ग्रीनलैंड की और डेनमार्क के डिफेंस में आना चाहिए। इससे नेटो के जो देश हैं उनका जो संकल्प है कि वह मिलकर रूस के खिलाफ युद्ध करेंगे, उस दृढ़ता में भी कमी आ सकती है। हो सकता है कि नेटो में ही एक दरार आ जाए, जी जहां पे नेटो के कुछ देश जो हैं वो हो सकता है कि नेटो से टूटकर अमेरिका से दूर चले जाना चाहें। तो मेरे ख्याल से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा जुआ खेला है, दांव ये लगाया है कि अब ऑफर करता हूं कि हम खरीद लेंगे। जी शायद वो पिछले इतने समय से वो जबरदस्ती जोर जबरदस्ती ग्रीनलैंड को ले लेंगे, शायद ये दबाव इसलिए डाल रहे थे ताकि ग्रीनलैंड के लोग नरम हो जाए। जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो प्रॉपर्टी डीलर रह चुके हैं, रियल एस्टेट डीलर रह चुके हैं, जमीन खरीदते बेचते हैं, होटल खरीदते बेचते हैं। एक आम ट्रिक होती है कि पहले आप उस प्रॉपर्टी को उलझन में डालकर विवाद पैदा करके उसकी कीमत कम कर दीजिए और फिर उसको खरीद लीजिए, जी एक्वायर कर लीजिए। जी तो हो सकता है वो ग्रीनलैंड की कीमत कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनली जब ग्रीनलैंड को खरीदना हो तो कम कीमत पर ही ग्रीनलैंड मिल जाए। जी अभिषेक, वैसे मैं बता दूं, अलास्का को भी 100 साल पहले इसी तरह से अमेरिका ने रूस से खरीदा था। जी जी। जी जी बिल्कुल। सैवी जी, दूसरी ओर जिस तरीके से अस्थिरता का जिक्र हम कर रहे हैं, अगर ग्रहों की चाल को लेकर बात करें, 2026 की शुरुआत तो बेहद ही अस्थिर हुई है और वैश्विक स्तर पर जो है ये अस्थिरता देखने को मिल रही है। लेकिन सैवी जी, क्या ये पूरा साल ही इस तरीके से रहने वाला है या साल के अंत तक ग्रहों की चाल बदलती नजर आएगी और इस चाल बदलने से क्या शांति स्थापित होगी? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। एंड एज एन एस्ट्रोलॉजर जब हम प्रिडिक्शंस करते हैं तो ये जी हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि हम ऐसे प्रिडिक्शन करें कि जो व्यूअर्स हैं वो डरे ना, लेकिन बिल्कुल। ट्रूथ यानी कि सच को सामने रखना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। देखिए, ये जो साल की शुरुआत हुई है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष थोड़ी सी भी समझते हैं उन्हें पता है कि कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो बहुत फास्ट ट्रांजिट करते हैं, जी जिसमें बुध, मंगल, सूर्य, शुक्र, ये 4 ग्रह माने गए हैं जो कि इतने फास्ट ट्रांजिट करते हैं कि डिग्री वाइज ये हमेशा एक दूसरे के काफी नजदीक ही गोचर कर रहे होते हैं। लेकिन नजदीक गोचर करने के बावजूद भी ऐसे योग संयोग बनना बहुत रेयर ऑफ रेयर होते हैं कि एक ही नक्षत्र के अंदर, एक ही राशि में या फिर डिग्री वाइज जो ग्रह है वो बहुत ज्यादा क्लोज कंजंक्शंस में ट्रांजिट करें। अब इस साल कमाल की बात यह है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कंसेक्यूटिवली इन सभी समय पर, यानी कि धनु राशि से सूर्य का जो गोचर है 2026 में मार्च के दौरान, 2026 में जनवरी से शुरू हुआ था और इस समय वो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, फिर कुंभ राशि में और फिर धनु राशि, फिर मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ ये जो समय रहने वाला है अप्रैल से मई तक, इस समय के दौरान बड़े बड़े ट्रांजिट्स जो हैं वो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुंभ राशि में राहु ऑलरेडी प्लेस्ड है और मीन राशि में शनिदेव ऑलरेडी प्लेस्ड है। और इन दोनों ग्रहों के साथ जब चतुर्ग्रही या पंचग्रही योग स्थापित होता है तो वो कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर परेशानियां बढ़ाता हुआ नजर आता है। कुंभ राशि जो है वो वायु तत्व राशि मानी गई है, जो कि मास डिस्ट्रक्शन को दिखाती है। दूसरी चीज ये है कि 12वें भाव की राशि, यानी कि ये लॉस की भी राशि होती है। मीन राशि को जो माना गया है, गुरु वहां जब शनिदेव जब मीन राशि से ट्रांजिट करते हैं, ऐसा वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के समय में हुआ था। इसी वजह से ये जो समय है, जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं, जो चतुर्ग्रही पंचग्रही योग स्थापित हो रहे हैं, खास करके अप्रैल तक जो समय है विश्व स्तर पर, अभी तो हमें लग रहा है कि कहीं पे 2 देश लड़ रहे हैं, कहीं पे 2 देश लड़ रहे हैं, कहीं और 2 देश लड़ रहे हैं, पर 2 देश लड़ते लड़ते ये इतनी ज्यादा चीज एस्केलेट होने के चांसेस इस साल के दौरान मुझे नजर आते हैं कि विश्व पटल पर आप देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड जो पॉलिटिकल अनरेस्ट और इंस्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा एस्केलेट होती हुई नजर आएगी। खास करके अभी ईरान इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उसके लिए भी अगर मैं ईरान का हॉरोस्कोप स्टडी करती हूँ, जो
जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और ट्रांजिट्स के हिसाब से भी अगर हम बात करते हैं तो सितंबर जी तक का जो समय है वो जी बहुत ज्यादा नाजुक है और बहुत ज्यादा सोच समझ के निर्णय लेने वाला रहने वाला है। तो जब भी आपको अगर अभी ऐसा लग भी रहा है कहीं ना कहीं कि ट्रम्प जो है वो कहीं अपने निर्णयों में थोड़ी सी विनम्रता लेकर आ रहे हैं, वो कहीं अपने निर्णयों में थोड़ी देर के लिए विराम लगा रहे हैं, एक पॉज लगा रहे हैं, ये पॉज बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव्ड और टेम्पररी होने वाला है। इसके बाद उनकी जो रणनीतियां हैं और जो वो चेंजेस लेकर आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे चेंजेस होने वाले हैं जो फ्रॉम अ पब्लिक ओपिनियन भी लोग कहेंगे कि वाकई में ये क्या कर रहे हैं। और इनके अपने देश के अंदर भी जो लोगों की भावनाएं होने वाली हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाले लोगों की हो या फिर आम जनता की हो, वो इनके प्रति, ट्रम्प के प्रति जो उनकी मुश्किलें हैं और उनकी जो भावनाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं विद्रोह की भावना को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। इसी जी वजह से जी अभी जो निर्णय लेने वाले हैं, इनफैक्ट ये जो नेटो देश हैं, जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, जी अगर इनकी भी हम थोड़ी सी बात करें तो कंट्री वाइज और डायरेक्शन वाइज जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है उनमें जी आने वाले जितने भी देश हैं, उनमें आने वाले जितने भी प्रदेश हैं, उनके लिए ये जो समय है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट और कठिन नजर आता है, क्योंकि चतुर्ग्रही पंचग्रही योग जो है वो विशेष करके हमारे देश से नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न की जो और वेस्टर्न जोन की जो कंट्रीज हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और इसीलिए उपद्रव और पॉलिटिकल अनरेस्ट की जो सिचुएशंस है आपको आने वाले समय में अभिषेक जी, स्पेशली सितंबर तक इन द ईयर जी 2026 आपको इसी तरीके की देखने को मिलने वाली है। और विशेष करके इन एरियाज में, इन जोन्स में कुछ बड़ी उथल पुथल होना, आगजनी होना, लोगों के लाइफ का लॉस होना बहुत आम बात होगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बिल्कुल सैवी जी, ये बड़ी बात आपने कही इस बीच, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो ग्रहों की चाल है उनके हिसाब से अगर देखा जाए सितंबर तक, यानी कि 9 महीने तक इस साल ऐसी ही स्थितियां बनी रहने वाली हैं, जो कि अपने आप में काफी गंभीर विषय है। और देवनाथ जी, अगर बात यहां पर इन स्थितियों को लेकर करें, जिस तरीके से ग्रीनलैंड को खरीदने की बात भी ट्रंप कर रहे हैं, पेशकश वो कर रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। अलास्का का जिक्र भी आपने किया कि 100 साल पहले अलास्का को भी अमेरिका ने खरीदा था, लेकिन 100 साल पहले की स्थितियां देवनाथ जी अलग थी, 100 साल बाद की यानी कि आज के समय की स्थितियां अलग हैं। ऐसे में क्या देवनाथ जी आपको लगता है कहीं से कहीं तक भी ये पॉसिबल है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका खरीद पाए? क्योंकि रूस की तरफ से भी विरोध है, चीन की तरफ से भी विरोध है, क्योंकि कई महाशक्तियां ऐसी हैं जो इस डील का विरोध कर रही हैं। हाँ अभिषेक, देखो ग्रीनलैंड को खरीदने में इंटरनेशनल लॉ बहुत क्लियर है जी कि सबसे पहले बेचने वाला जो है वो राजी होना चाहिए, बेचने जी वाले का प्रपोजल होना चाहिए कि वो बेचना चाहता है। तो ग्रीनलैंड के ऊपर तो पिछले हजारों साल से डेनमार्क के जो राजा थे, क्वीन थे, उनका शासन था। जी अभी इस दशक में, इस सदी में डेनमार्क की पार्लियामेंट का कंट्रोल है ग्रीनलैंड के ऊपर। क्या ग्रीनलैंड को बेचना चाहेगा डेनमार्क? जाहिर बात है, अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को बेचना चाहेगा। इसका जी बहुत बड़ा कारण यह है कि सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे ये बता रहे हैं कि ग्रीनलैंड की जमीन के नीचे बड़ी तादाद में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जी उनकी उपलब्धि है। दुनिया में करीबन 35 ऐसे अलग अलग तत्व हैं जिनको रेयर अर्थ एलिमेंट कहा गया है, और इनमें से 31 का ग्रीनलैंड में जमीन के नीचे यानी बर्फ के नीचे बेशुमार होने का मूल्यांकन किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रीनलैंड को आप खरीद रहे हैं, अमेरिका को खरीदना पड़ेगा ग्रीनलैंड के रेयर अर्थ, और उसकी वैल्यू कैसे किया जाएगी, यानी मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, अगर डेनमार्क उसको बेचना चाहे भी। वैसे मैं बराबरी में आपको अफ्रीका के कुछ देशों का एग्जांपल देता हूं। चीन ने अफ्रीका के कई देशों में खदानें खरीद ली हैं। इन खदानों से चीन जो है वो बेशुमार दौलत कमा रहा है, क्योंकि वहां से वो रेयर अर्थ जी एलिमेंट्स का जो खनिज पदार्थ है, रॉ मटेरियल, उसको खोद के वो चीन में ले जाकर अगले 100 साल का भंडारण कर रहा है उन मिनरल्स का। जी और चीन ने जब इन रेयर अर्थ खदानों को अफ्रीका के अलग अलग देशों में खरीदा तो करोड़ों, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में खरीदा। तो वो तो एक खदान की बात है। अमेरिका को अगर डेनमार्क को खरीदना तो पूरे कॉन्टिनेंट को खरीदना पड़ेगा।
दूसरी बात है, डेनमार्क की वैल्यू इसलिए भी ज्यादा है। डेनमार्क इसलिए भी ग्रीनलैंड के ऊपर ज्यादा जोर लगा रहा है क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीनलैंड से बर्फ कम हो रहा है। जी। उत्तरी ध्रुव की तरफ रूस का जो उत्तरी भाग है, आर्कटिक ओशन, वहां बर्फ कम हो रहा है। जी, तो आस्ते बिल्कुल। आस्ते आर्कटिक ओशन और ग्रीनलैंड का बिल्कुल जो एरिया देवनाथ है, जी, जो समुद्री स्थितियां इस भाग वक्त बनी बनता हुई नजर जा आ रही हैं रहा है। बेहद चिंताजनक है, लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी कि आगे किस तरीके से ये विपरीत स्थितियां जो है वो